आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम ज़ैनब अरशद एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारी असाइनमेंट है वो है BT102 की असाइनमेंट नंबर 2 सॉल्यूशन है और इसके 3 शॉर्ट क्वेश्चन है जिसको हमने शॉर्टली एक्सप्लेन करना है आज। तो चले स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है ए पार्ट, एक्सप्लेन द बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व एंड हाउ वी कैन एस्टिमेट द माइक्रोबियल ग्रोथ। ठीक है कि बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व क्या है और ये किस तरह एस्टिमेट करता है माइक्रोबियल ग्रोथ को। तो सबसे पहले आपने ये बताना कि ग्रोथ कर्व वो एक कर्व है जो ग्राफिकली हम शो करते हैं, बनाते हैं, जिसमें हम बताते हैं कि वक्त के साथ साथ बैक्टीरिया की जो पॉपुलेशन है वो कितने टाइम में कितनी ज़्यादा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पैदा हो रही है। ठीक है, तो इसकी 4 फेजेस होती हैं। एक होती है लैग फेज़, ठीक है, वो स्टार्टिंग फेज़ होती है जिसमें बैक्टीरिया अपने आप को ग्रो करने के काबिल करता है, अपने आप को ग्रोथ के लिए प्रिपेयर करता है। दूसरी होती है लॉग फेज़ जिसमें बैक्टीरिया हाई लेवल पे जाके बहुत ही उसका हाई रेट पे वो अपने ग्रोथ करना स्टार्ट हो जाता है, ग्रो करता है और डिवाइड करना स्टार्ट करता है और न्यू जनरेशन बनाता है। और एंड पे हमारे पास आती है स्टेशनरी फेज़। स्टेशनरी फेज़ पे एक इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है बैक्टीरियल ग्रोथ, बैक्टीरिया के साथ उसके डिवाइड होने का, उसके ग्रो करके नई फेज़ बनाने का और उसके डिक्लाइन फेज़ का। और लास्ट वन होती है डेथ फेज़। ठीक है, डेथ फेज़ में जो जनरेशन टाइम के हवाले से जो बैक्टीरिया होता है वो उसकी डेथ होना शुरू हो जाती है, उस वक्त उसकी ग्रोथ नहीं होती। तो ये जो 4 फेजेस थी यही इसमें आपने बताना कि ये बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व जो है वो इन फेजेस को शो करवाता है। ये नीचे बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व शो भी हो रहा है। सबसे नीचे लैग फेज़ है, फिर जो है लॉग फेज़ आती है जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ती है, फिर एक एक्विलिब्रियम स्टेज आती है स्टेशनरी फेज़ और एंड पे हमारे पास आती है डेथ फेज़ लॉग, जिसे हम डिक्लाइन फेज़ भी कहते हैं। नेक्स्ट हम इससे ग्रोथ कर्व से किस तरह एस्टिमेशन कर सकते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ की। तो एस्टिमेशन करने के लिए हमने क्या करना होता है, एक फार्मूला G इज़ इक्वल टू T/N। G इज़ इक्वल टू T/N का मतलब ये है कि G जो है वो जनरेशन को शो करता है कि एक बैक्टीरिया से नेक्स्ट जनरेशन जो पैदा हुई है वो, और T/N का मतलब है कितने टाइम में कितनी जनरेशन पैदा हुई है। T का मतलब है कितने टाइम में, ओवर N का मतलब है कितनी जनरेशन्स पैदा हुई हैं। इसकी जो रेशो है वो ओवरऑल बैक्टीरियल की जो ग्रोथ है उसको शो करती है। तो इसमें आपने जस्ट यही बताना है। तो ये इसकी एस्टिमेशन होगी उस ग्रोथ कर्व के हवाले से कैलकुलेशन करके। तो नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट आर द ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स ऑफ माइक्रोब्स। जो माइक्रोब्स हैं उनको ग्रो करने के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट होती हैं, कौन से न्यूट्रिएंट चाहिए होता है। तो बेसिकली हमने यहाँ पर यही आपने इसकी ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स बतानी है। 2 तरह की होती है, एक फिजिकल रिक्वायरमेंट होती है, केमिकल रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स में जो फिजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं वो कौन कौन सी हैं। तो नीचे ये मैंने डिस्क्राइब की हुई है। अच्छा, फिजिकल ग्रोथ रिक्वायरमेंट हमारे पास आ जाता है टेम्परेचर, पीएच आ जाती है और ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाता है इन्वायरमेंट का जिसमें वो माइक्रोब्स ग्रो कर रहे हैं। तो केमिकल्स में हमारे सोर्सेज ऑफ कार्बन है, नाइट्रोजन है, सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन आ जाते हैं। ठीक है, केमिकल और ट्रेस एलिमेंट्स आ जाते हैं, यही ग्रोथ फैक्टर्स हैं। फिजिकल फैक्टर्स को अब हम एक्सप्लेन करते हैं 1 बाय 1। टेम्परेचर किस तरह करता है, मिनिमम एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है हर बैक्टीरिया का जिसके ऊपर वो ग्रो करता है। जो साइकोट्रोपिस बैक्टीरिया होते हैं वो ग्रो करते हैं बेस्ट एट 20 to 30 डिग्री पे, और यही बैक्टीरिया जो होते हैं ये फ्रीजिंग पॉइंट पे टेम्परेचर के ऊपर यानी 0 डिग्री के ऊपर भी ग्रो कर सकते हैं। और जो हाइपोथर्मोफाइल्स बैक्टीरिया है हमारे पास वो ऑप्टिमम टेम्परेचर उनका ग्रोथ का क्या है 80 डिग्री है। तो इन हर बैक्टीरिया का ऑप्टिमम टेम्परेचर अलग होगा उसके एनवायरनमेंट के हवाले से। तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जो है इनको अफेक्ट करता है बैक्टीरियल ग्रोथ को। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इन्वायरमेंट की पीएच, के वो बैक्टीरियल की ग्रोथ को किस तरह अफेक्ट करती है। जो पीएच है ये बेसिकली नेगेटिव लोगारिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है। एंजाइम जो होते हैं वो बेसिकली किस पे, एक सर्टेन पीएच पे काम करते हैं। अगर एंजाइम्स जो हैं वो बैक्टीरियल के ग्रोथ के दौरान ऑप्टिमम फंक्शन करना छोड़ दें तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा। तो ऑप्टिमम जो पीएच है वो 6.5 to 7.5 है जिस पे ये बेसिकली एंजाइम काम करते हैं। कुछ जो एसिडोफाइल्स बैक्टीरिया हैं जैसे मोल्ड और यीस्ट हैं वो पीएच ऑफ 5 और 6 से ग्रो करेंगे। इसी तरह जो ओब्लिगेट हेलोफिल्स हैं वो 30% साल्ट होने की मौजूदगी में, और जो फैकुलेटिव हेलोफाइल्स हैं वो 2% साल्ट की मौजूदगी में ग्रो करते हैं। इस तरह ये पीएच को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट हमारा फैक्टर है फिजिकल, दैट इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि रिमूवल ऑफ वाटर एंड एडिशन ऑफ साल्ट, यानी वाटर को रिमूव करना या ऐड करना या एडिशन करनी साल्ट की या ऐड करना इन एनवायरनमेंट ऑफ ग्रोथ मीडियम जो कि बैक्टीरिया को प्रोवाइड है वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। ज़्यादा अगर वाटर दे दें या ज़्यादा एडिशन ऑफ साल्ट कर दें तो भी वो ग्रोथ को रिटार्ड कर देगा, रोक देगा या फिर
उसको अफेक्ट करेगा। तो ये भी ऑप्टिमम में ऑस्मोटिक प्रेशर भी उन्हें रिक्वायर होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है केमिकल फैक्टर, जिसमें हम देखते हैं कार्बन, सल्फर और फास्फोरस रिक्वायरमेंट। जी, बैक्टीरिया को अपने जो होते हैं बेसिकली जो अमाइनो एसिड, लिपिड्स और प्रोटीन बनाने के लिए कार्बन की ज़रूरत होती है। कुछ जो कैमियो हेट्रोट्रॉफिक्स बैक्टीरिया है वो कार्बन को यूज़ करते हैं किसके लिए, एनर्जी सोर्स के तौर पर, जैसे वो प्रोटीन बनाते हैं और लिपिड्स बनाते हैं। जो कैमियो ऑटोट्रॉफ्स हैं और फोटो ऑटोट्रॉफ्स बैक्टीरिया हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को, नाइट्रोजन और सल्फर और फास्फोरस नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं अपनी प्रोटीन बनाने के लिए। ठीक है, नाइट्रोजन बेसिकली किसके लिए यूज़ होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, और फास्फोरस नीड होती है डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस और एटीपी के लिए। तो ये बैक्टीरिया के अंदर एनर्जी की प्रिपरेशन के लिए, यानी प्रोटीन्स, एटीपी, आरएनए सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस के लिए ये वाले जो ट्रे हैं केमिकल्स बहुत ज़्यादा नीडेड होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। जी, बैक्टीरिया को एक खास किस्म की ऑक्सीजन चाहिए होती है। जैसे कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो एरोबिक रिस्पायरेशन में करके ग्रो करते हैं, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वो ऑक्सीजन यूज़ करते हैं और मोर ऑक्सीजन यूज़ करके मोर एटीपी को एनएडीएच में और एफईडीएच के ज़रिए एक रब साइकिल के दौरान पैदा करके एनर्जी हासिल करते हैं। तो इसके अंदर उन्होंने कुछ बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम और इकोलाई की बैक्टीरिया की एग्जाम्पल भी दी हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ट्रेस एलिमेंट्स। ट्रेस एलिमेंट्स जो होते हैं वो बेसिकली को फैक्टर के तौर पर यूज़ करते हैं, जो कि एंजाइम के फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी हैं और बैक्टीरिया की ग्रोथ के दौरान भी बहुत ज़रूरी होता है, जैसे मैग्नीशियम, कोबाल्ट, जिंक, कॉपर एंड मोलिब्डेनम। तो ये ट्रेस एलिमेंट्स हैं, यानी ये बैक्टीरिया को थोड़ी मिकदार में चाहिए होते हैं, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं उनकी न्यूट्रिशन के लिए। लास्ट फैक्टर जो ग्रोथ है दैट इज़ एगर और फॉर सॉलिडिफिकेशन। जो बैक्टीरिया उसको हमने अगर लैब में ग्रो करवाना है तो हम उसको एगर कल्चर मीडियम के ज़रिए उसे सॉलिडिफाई करते हैं और उसको ग्रो करवाते हैं कल्चर मीडियम में, और उसमें एगर यूज़ होता है। जो एगर यूज़ करते हैं वो बेसिकली 3 तरह का होता है। एगर एक मीडिया है जो कि ग्रोथ के लिए रिक्वायर होता है, जैसे कि ब्लड एगर एक है, ठीक है, ये न्यूट्रेंट एगर है, और मैकोनविक एगर है, ठीक है, और न्यूट्रेंट एगर है, और लास्ट वन है प्योर कल्चर। तो ये एगर की रिक्वायरमेंट भी उसकी ग्रोथ रिक्वायरमेंट में आ जाती है, तो ये भी आपने इसके अंदर डिस्क्राइब करना है। तो ये इसके केमिकल और फिजिकल फैक्टर थे जो आपने बिल्कुल शॉर्टली एक्सप्लेन करने हैं, जितने आपके नंबर है उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, और अपनी वर्डिंग में लिखना है, इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो बिल्कुल शॉर्ट्स है कि अगर एक बैक्टीरिया हमारे पास बैक्टीरियल स्ट्रेन है एस यूरस का, ठीक है, एस यूरस जो सेल्स है उस बैक्टीरिया है वो अगर एक पेस्ट्री चीफ एक्स के अंदर इनोक्लेट हो जाता है तो वो जो बैक्टीरिया है वो वहाँ पर 60 मिनट के बाद कितनी उसकी जनरेशन है, एक अगर उसकी जनरेशन टाइम 60 मिनट है तो 7 घंटे बाद उसकी कितनी जनरेशन वहाँ पे पैदा हो जाएंगी। ठीक है, क्रीम पाई के अंदर अगर एक्सीडेंटली वो एस एवरेस बैक्टीरिया चला गया है तो वो 7 घंटे बाद वो अपनी कितनी जनरेशन पैदा कर लेगा। तो हमें पता है एस एवरेस की जो एक जनरेशन टाइम है वो 60 मिनट है, यानी वो एक सेल से दूसरी सेल में जब डिवाइड होगा तो वो कितना टाइम लेगा, 60 मिनट। तो 60 मिनट किसके बराबर होता है, 1 घंटे के। तो इसका मतलब है कि 1 घंटे में एक सेल डिवाइड होकर 2 में तब्दील होगा, तो 7 घंटे बाद वो कितने सेल्स बनाएगा। तो बेसिकली हमने क्या करना है, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 128 सेल। इसका मतलब है 7 घंटे बाद उसकी कितनी जनरेशन पैदा हो चुकी होंगी, कितने एक सेल से सेल्स बन चुके होंगे, 128 सेल्स बन चुके होंगे। तो ये इसका आंसर है। तो आपने इसी तरह सब क्वेश्चन का आंसर अपनी वर्डिंग में लिखना है और इनको कॉपी पेस्ट नहीं करना। तो आज का सोल्यूशन यहाँ तक ही था। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।